पीसीएम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलो वो हम लोग पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर हैं और यहाँ पर सबसे पहले इस वीडियो को आपको लाइक कर देना है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पर इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। ठीक है, जो भी लोग हैं पढ़ने वाले, सब जिनको एग्ज़ाम देना है या उनको एग्ज़ाम यदि 2022 में देना है या तो 2023 में देना है या 2024-25 जो भी है ना उनको एग्ज़ाम देना, उस सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और यहाँ देखिए हम लोग करने वाले क्या है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं बउआ। क्लास 12 का जो फिजिक्स है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और यहाँ पर हम लोग बउआ क्वेश्चन बैंक है ना हम लोग यहाँ करने वाले क्या है, तो क्वेश्चन बैंक हम लोग करने वाले हैं। और चलो बउआ सब लोगों को गुड मॉर्निंग। और इस गुड मॉर्निंग के साथ हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और ये जो हम लोग क्वेश्चन देखिए 2021 का क्वेश्चन आपको पीछे के वीडियो में करवा दिए हैं, तो यहाँ जो हम लोग करने वाले हैं 2020 है ना, 2020 करने वाले हैं, 2019 रहेगा, 18, 17 इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन करना है। तो चलिए यहाँ पर जल्दी से क्वेश्चन शुरू करते हैं। आप लोग तेजी पूर्वक कमेंट कीजिएगा, यदि जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा, नहीं तो टोटल कंप्लीट करते जाइए और सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है चलिए दा अब यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर रहे हैं बउआ। और क्वेश्चन में जरा समझो इसमें दिया क्या गया, आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है समझिएगा। क्वेश्चन में सबसे पहले नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से है ना, उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर नमन कोण का मान जो है उत्तरी ध्रुव से अगर विषुवत रेखा की ओर चलते हैं तो आपको पता है कि ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है बउआ, है ना। ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है, ध्रुव पर यहाँ पर 90 डिग्री। और जब विषुवत इधर रेखा पर चल जाएंगे, विषुवत रेखा की ओर चलिएगा ना, ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर चलिएगा तो यहाँ विषुवत रेखा पर जाके 0 हो जाएगा, मतलब घटता है ना, घटता है। इसका अर्थ तो ये हुआ था ऑन मूविंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू इक्वेटर, नॉर्थ पोल से इक्वेटर क्यों चलेंगे, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप क्या होगा आपको ये बताना। स्थिर रहता, बढ़ता, घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, ऐसा कुछ रहेगा। तो बताइए क्या हो जाएगा बुआ, तो निश्चित ही इसमें क्या हो जाएगा, घटेगा, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा बुआ, तो घटेगा, यहाँ पर आपका घटेगा। ये ध्यान रखना कौन सा आपका ऑप्शन है जिसमें घटेगा, सी। तो जो लोग सी ऑप्शन आंसर दे रहे हैं उस सब लोगों का सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं बउआ। और अगला क्वेश्चन ये कहा गया है कि दशमलव, यहाँ देखिए यहाँ क्वेश्चन आपको दिया गया है कि दशमलव संख्या 25 का द्विआधारी क्या रहेगा। तो 25 का द्विआधारी चाहिए। चलिए आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता सकते हो 25 का द्विआधारी क्या रहेगा। और यहाँ पर हम सोल्व कर रहे हैं, देखिए 1 होता है, आपको इसके बाद पता है 2 होता है, 2 से गुना करो 4 होता है, 4 से गुना करेंगे 8 होता है, 8 दूना 16 होता है। अब चलिए किसको किसको जोड़ेंगे तब आपका 25 आएगा, 16 गो 8 गो 24 गो, है ना, 16 8 24, तो यहाँ 8 24 हो गया और एक यहाँ पर 25, तो ये तो 0 आपका आ जाएगा। तो क्या आ गया बताइए बुआ, 111001 कौन सा है, 111001 आपका आंसर इसमें सी आ जाएगा बुआ। 25 का आपका क्या आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। जिनका जिनका सी है सब लोग सही है। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं बुआ। और अगला क्वेश्चन क्यों, चलिए हाँ, एक गर्म तार एमीटर मापता है, ये कहा गया है गर्म तार एमीटर जो है ये हॉट वायर एमीटर मेजर्स, ये हॉट वायर एमीटर क्या मेजर करता है ये आपको बताना है ना। ये हॉट वायर एमीटर जो एमीटर होता है, एक गर्म तार एमीटर क्या मापता है, एमीटर है तो निश्चित ही धारा को ही मापेगा, ये पता है। तो चलिए जल्दी से आप कमेंट कीजिए, जल्दी से आप कमेंट कीजिए क्या मापता है। ऑप्शन दिया गया है कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान को मापता है, एवरेज वैल्यू को बउआ। इंग्लिश वाले लोग जो हैं एवरेज वैल्यू। अच्छा इसमें दिया गया है प्रतिवर्ती धारा का मूल, है ना, माध्य वर्ग मान मतलब रूट मीन स्क्वायर RMS को मापता है, तत्कालीन इंस्टेंटेनियस और शिखर मैक्सिमम वैल्यू को। तो चलिए पीक वैल्यू को, तो किसको मेजर करेगा ये आपको बताना है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रत्यावर्ती धारा के जिनका जिनका आंसर बी आ रहा है सब लोग सही हैं, बी आंसर वाले सब लोग सही हैं। प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग मान को RMS, है ना, RMS करेंट को मेजर करता है बुआ, RMS करेंट को मेजर करता है। मूल वर्ग, है ना, मूल माध्य वर्ग मान जो होता है रूट मीन स्क्वायर होता है उसको मेजर करता है, याद रहेगा। तो गर्म वायर तार जो है बउआ ये मीटर मापता है किसको, तो RMS को मापता है ना, मूल माध्य वर्ग मान को मापता है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हाँ यहाँ देखिए ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बउआ, ये सब आप कंप्लीट करते जाओ। एक AMU इज इक्वल टू, एक AMU किसके बराबर होता है। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, ABCD आपको ऑप्शन दिया गया है, पढ़िए और कमेंट कीजिए। एक AMU, एक एटॉमिक मास यूनिट, एक AMU किसके बराबर होता है। चलिए कमेंट देखिए और जल्दी से इसको कमेंट कीजिए। चलो जिनका जिनका ये आ रहा है बुआ सब लोग सही है। वो 1.6 × 10⁻27 kg होता है बुआ, ये KMU बराबर होता है 1.6 × 10⁻27 kg। सब मॉडर्न फिजिक्स में आप लोग को पढ़ाया गया है। अगला हीरा का अपवर्तनांक होता है, चलिए हीरा का अपवर्तनांक आपको बताना कितना होता है।
हीरा का अपवर्तनांक कितना रहता है 1.5 है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज अबाउट कितना रहेगा 2.42 है 4.14 है, कितना रहेगा जल्दी से बताना। हीरा का अपवर्तनांक म्यू वैल्यू बताना है हीरा का। चलिए जिनका जिनका सी है सब लोग सही है। तो 2.42 होता है हीरा का अपवर्तनांक बउआ। और अगर हीरा का क्रिटिकल एंगल कहा जाए है ना, क्रांति कोण कहा जाता है, क्रांति कोण कितना रहेगा क्रिटिकल एंगल, किन्हीं को पता है कमेंट कर सकते हो। क्रिटिकल एंगल कितना होता है, ये तो अपवर्तनांक होता है बुआ, ये अपवर्तनांक है। क्रिटिकल एंगल अगर पता है तो ठीक है, जो कमेंट कर रहे हो सही होगा है तो आप मिला के देख लीजिए। 24.4 डिग्री होता है, 24.4 डिग्री सेल्सियस मत कर देना, ये डिग्री है कोण है, तो कोण है ना 60 डिग्री 30 डिग्री ऐसे होता है जी बोला, डिग्री सेल्सियस तापमान नहीं है। तो ये होता है आपका अपवर्तनांक बउआ, ये होता है क्रांति कोण क्रिटिकल एंगल, दोनों ध्यान रखना है। तो चलिए यहाँ पर बताना है आपको, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा सर, यहाँ आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए। तो यहाँ आपका आंसर सी हो जाएगा बउआ, यहाँ आपका आंसर क्या रहेगा बउआ, सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। और अगला क्वेश्चन में ये कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। चलिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशन, बताना है कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो 7 को आपको विद्युत चुंबकीय तरंग पढ़ाया गया है बुआ, जिसमें आपको पता है कि ध्वनि तरंग जो है, ध्वनि किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होता है, बिल्कुल सही है। सी जिनका है वो सब लोग सही है, सी आंसर वाले सबको सही है बुआ। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। ध्वनि तरंग जो होता है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होता है ना, ध्वनि तरंग जो होता है साउंड वेव। चलिए अगला क्वेश्चन में देखो यहाँ पर क्या दिया गया है बुआ। हाँ चलो कमेंट करना है इसमें, और इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया। यहाँ समझिए क्या है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। और 4 को आपको ऑप्शन दिया गया है, एक लंबा चौड़ा ऑप्शन दिया गया है। अब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो दिया रहा है बुआ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर के लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखना है। और कौन सा चीज़ ध्यान रखना है समझिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर यहाँ पर लिख रहे हैं, सब ध्यान से समझ लेगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है समझिए। तो यहाँ पर बुआ फॉर्मूला होता है एम बराबर, ध्यान दीजिएगा, एम बराबर समझिए यहाँ पर क्या रहेगा, एम बराबर मैग्नीफाइंग पावर बराबर होता है -L/F0 है ना, -L/F0 इंटू 1 + D डिवाइडेड बाई FE। तो ये आपको एकदम ध्यान ही रखना है बुआ, आगे बहुत ही आपको काम देने वाला है ना। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसका मैग्नीफाइंग पावर क्या रहेगा, आवर्धन क्षमता क्या रहेगा। तो एम इज इक्वल टू -L डिवाइडेड बाई F0 इंटू 1 + D बाई FE होता है, ये आपको ध्यान ही रखना है। ये क्लियर है। चलिए था यहाँ तक हो गया आपका कंप्लीट। अब वो आगे सुनो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का हो गया आपका, हाँ तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, निकट है ना, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए व्यवहार किया गया लेंस होता है। चलिए ये तो कमेंट कर सकते हो, इसके लिए तो ट्रिक बता दिए हैं है ना। चलिए तो कल ही आपको पढ़ाया गया है इसके बारे में। चलिए निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए व्यवहार किया गया लेंस होता है। चलिए द लेंस व्हिच इज यूज्ड टू रिमूव शॉर्ट साइडनेस एज, बताइए क्या रहेगा निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। इसमें दिया गया है आपको अवतल है, उत्तल है, बेलनाकार है, समतल है, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, सिलेंड्रिकल है, प्लेनो कॉन्वेक्स है। चलिए बताना है निकट दृष्टि दोष। अच्छा एगो दूर होता है बउआ, एगो होता है दूर दृष्टि दोष, एगो बाबा निकट। तो निकट में बताइए, निकट तो बड़ा लग रहा था, बड़का लेंस में प्रयोग कर देंगे तो उत्तल नहीं अवतल का प्रयोग हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका ऑप्शन रहेगा। चलो बउआ क्लियर हो गया है, यहाँ पर कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन रहेगा। चलिए अब आगे समझिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। चलिए 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 तेजी पूर्वक निकलते हैं बुआ। हाँ यहाँ पर ये कहा गया है, यदि यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ को क्या दिया गया है, ये कहा गया है कि यदि है ना, यहाँ पर जो आपको लेमन डेल्टा दिया गया है बुआ, यहाँ जो डेल्टा किसी जगह का नमन कोण है, डीप एंगल है ना, या एंगल ऑफ डीप यहाँ पर है, नमन कोण है, तो tan है ना डेल्टा के लिए व्यंजक क्या रहेगा, ध्यान रखो। इसको ऑप्शन इसलिए नहीं दिए हैं, ये सब चीज़ डायरेक्ट पूछता है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं, देखो डायरेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आपका रहेगा BV डिवाइडेड बाई BH, ध्यान रखना है ना। tan डेल्टा बराबर BV बाई BH आपको ध्यान रखना है। tan डेल्टा का मान जो होता है बुआ BV है ना, वर्टिकल कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, ये वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो इसको एकदम ध्यान रखिए है ना। डेल्टा यदि आपका डीप एंगल है तो tan डेल्टा बराबर BV बाई BH हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हाँ LR परिपथ की प्रतिबाधा बताना है, इम्पीडेंस ऑफ LR सर्किट।
चलिए एल आर सर्किट कौन कौन होता है, किधर होता है, एल किधर होता है, बताइए। आर इधर होता है, एल इधर होता है, तो बताओ इसका प्रतिबाधा क्या आ जाएगा सर, रूट में, जेड बराबर ही तो रूट में रहेगा। तो रूट में आर के लिए तो आर ही होता था, तो आर स्क्वायर, इसके लिए ओमेगा एल होता है, तो ओमेगा एल का स्क्वायर बताए थे आपको, है ना। तो ये आपका हो जाएगा बुआ, क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, है ना, क्या आपका रहेगा यहाँ पर आर स्क्वायर हो जाएगा, और रूट में, है ना, रूट में आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा प्रतिबाधा का मान। तो जो आपको ऑप्शन दिया गया पूछता है, बड़ी इंपॉर्टेंट ये है, ये सब ध्यान रखना है। टोटल आपको कहना कंप्लीट डिस्कशन कर दिए थे। तो आर स्क्वायर प्लस रूट में है आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। चलो अगला क्वेश्चन क्यों चलिए, यहाँ नाभिक का घनत्व लगभग होता है। चलिए बताइए डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस आपको बताना है, नाभिक का जो घनत्व होता है बउआ, नाभिक का घनत्व आपको बताना है। तो चलो इसमें दिया गया है, हाँ बताइए जल्दी से जिनका जो बता सकते हैं। तो पहला 10⁻7 रेंज है, दूसरा -7, ये भी तो होगा नहीं, -17 तो बिल्कुल नहीं होगा। तो 10⁻17 का हो जाएगा बउआ, सी आपका ऑप्शन हो जाएगा 2, है ना, 2.23 × 10⁻17 kg प्रति मीटर क्यूब, है ना। यहाँ पर ध्यान रखना, सी आपका ऑप्शन हो जाएगा, नाभिक का घनत्व। सब याद रखते चलिए, एक को छोड़िएगा नहीं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया है आपको, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में आपको बताना है। बताइए एफ बराबर क्या हो जाएगा, 20 दिया है सेंटीमीटर, ये हालत होता तो है 1/f, लेकिन एफ मीटर में रहता है तब वो क्षमता, है ना। पी बराबर यहाँ फॉर्मूला है, P बराबर है, तो P बराबर 1/f होता है, लेकिन कब, जब f मीटर में हो। लेकिन जब सेंटीमीटर में होता है तो आपको बताया था कि 100/f लगाना। तो ये बताओ 100 का 100 लिख दिए हैं, f का मान कितना दिया गया आपको, 20 दिया, तो f के स्थान पे हटाइए 20 दीजिए, तो 20 25 100 5 बार में कट जाएगा, तो आपका आंसर 5 आ जाएगा। तो 5 कौन सा ऑप्शन आपको दिया गया है, देख लीजिए 5 कौन सा ऑप्शन दिया है सर, 5 कौन सा, यहाँ पर फॉर्मूला ए लगेगा बउआ, अब ध्यान रखना है, फॉर्मूला आपका 100/f लगेगा, और इसका आंसर आपका आ जाएगा 5, और 5 में आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं बउआ, और अगला क्वेश्चन लोहा होता है, लीजिए आ गया क्वेश्चन, है ना, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको है ना केमिस्ट्री में ही पढ़ाए हैं, फिजिक्स में ही पढ़ाया गया। लोहा कौन सा होता है बताना है, तो आपको बताए थे फेकोनी, कौन बउआ, फेकोनी, ये फेकोनी आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है ना, लौह चुंबकीय पदार्थ होता है, सी सब रहेगा, है ना, लौह चुंबकीय पदार्थ रहेगा फेरोमैग्नेटिक। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा फेरोमैग्नेटिक होता है, आंसर आपका सी हो जाएगा बउआ, सी आपका आंसर रहेगा, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, सी आंसर हो जाएगा। कौन कौन रहता है, फेरस क्वार्ट और निकेल, फेकोनी जो होता है आपका, फेकोनी जो रहता है बउआ, ये लौह चुंबकीय पदार्थ होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, आवेश का बीमा आपको बताना है ना, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ आवेश आपको चाहिए। तो ये बताइए आई बराबर क्या होता है बउआ, तो आई बराबर Q/T होता है। तो यहाँ से Q बराबर क्या निकालो होता है, Q बराबर IT लिखेंगे, IT। तो आई का तो ए बताए थे आपको नहीं, ए ही रहता है, टी का टाइम का टी होता है, तो AT जिसका है जो आंसर हो जाएगा, कौन सा आपका AT है, ए में ए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। डायमेंशन फॉर्मूला इसका ए आ जाएगा, AT। आवेश का क्या आ जाएगा सर, ए रहेगा आपका, है ना, AT ए रहेगा। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्यों चलिए, और अगला क्वेश्चन में देखिए गामा किरणों की तरह होते हैं, कौन इसमें है जो गामा किरण, तो आपको पता है कि गामा किरण जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है, गामा किरण तो विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो बताइए इसमें, और अल्फा तो विद्युत चुम्बकीय तरंग होता नहीं है, बीटा विद्युत चुम्बकीय तरंग है नहीं, कैथोड विद्युत चुम्बकीय नहीं है, हाँ एक्स होता है सर। तो एक्स किरण विद्युत चुम्बकीय तरंग आप लोग को पढ़ा दिए हैं, कौन कौन होता है आपको पता ही सब होना चाहिए, रेडियो तरंग है, तो सूक्ष्म तरंग है, अवरक्त है, दृश्य है, परावैंगनी है ना, एक्सरे है, गामा है। तो इसमें एक्सरे और गामा था, इसमें है ना, इसमें कहीं अल्फा बीटा और कैथोड नहीं रहता है। तो बताइए कौन सा आंसर आपका हो जाता है, एक्स किरणें आपका आंसर हो जाएगा बउआ, गामा तरंगों की तरह एक्स किरणें होता है, डी आपका आंसर हो जाएगा इसमें, डी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नाभिकों में सबसे कम अस्थाई कौन है। चलिए 4 ऑप्शन आपको दिया है, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं दिया गया है। अब ध्यान रखिएगा जो ऑप्शन दिया गया है उसमें हीलियम है बउआ, हीलियम 24, ये आपका सबसे कम अस्थाई रहेगा, सबसे कम अस्थाई। क्लियर है। सबसे कम अस्थाई आपका हीलियम का नाभिक हो जाए, नाभिक का हीलियम टोटल बढ़िया स्टेबल होता है आपको पता होगा, लेकिन इसका नाभिक जो है कम अस्थाई रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ समझ लीजिए, कहा गया 2 समान धारिता वाले, वो यहाँ पर 2 समान धारिता सी वाले बउआ, सी छूट गया है, 2 समान धारिता, अब ब्रैकेट में यहाँ पर सी है, 2 समान धारिता कितना बउआ, सी वाले संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसके तुल्य धारिता होती है। 2 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस सी,
दिया गया यहाँ पर देख लीजिए, आपको दिखा गया सी। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए। जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं कैपेसिटर को तो जोड़ल जाता है बुआ दोनों को, तो जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो 2 × C आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा है 2 × C, तो आपका आंसर ए आ जाएगा बुआ। चूंकि समांतर न है तो समांतर में यहाँ जोड़ते हैं, प्रतिरोध का उल्टा होता है। तो यहाँ दो है, दोनों को समांतर में जोड़े हैं, प्रत्येक का C है, तो C + C कर देंगे, 2C आपका आंसर हो जाएगा। ये आंसर रहेगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। देखिए ये कहा गया कि दिए गए चिन्ह किस गेट को निरूपित करता है। यहाँ देखिए दिया गया चिन्ह है, या दिया गया गेट है आपको, है ना, चिन्ह कहिए। तो आपको गेट ऐसे दिया था वो देख लो, ये बताना है कि कौन सा है, कौन सा। जल्दी से इस पर कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो। यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ ए है बउआ, बी है, केवल इस तरह से गेट दिया है, ये भी आपको नहीं लिखा था। ए है, कहा गया कि इस तरह से गेट है, तो बताइए कौन सा गेट रहेगा। चलो जल्दी से कमेंट करो। चलो हाँ, जिनका डी आ रहा सब लोग सही है, डी रहेगा बुआ, डी बिल्कुल एंड गेट है। सब लॉजिक गेट आपको पढ़ा दिए हैं, एंड गेट आपका है। क्लियर है, एंड गेट रहेगा। चलो कोई कमेंट कर सकते हो, एंड गेट का बुलियन व्यंजक कोई कमेंट कर सकते हो तो करो जल्दी से। एंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ एंड गेट। एंड गेट का बुलियन व्यंजक जल्दी से कमेंट करो। एंड गेट का बुलियन व्यंजक जल्दी बताइए। एंड गेट का बुलियन व्यंजक, हाँ जिनका बउआ एंड गेट का बुलियन व्यंजक A.B आ रहा है सब लोग सही है, A.B ही रहेगा, A.B प्लस नहीं A.B रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो यहाँ पर जो है बउआ आपका ये हो गया है एंड गेट, एंड गेट आपका आंसर हो जाएगा बउआ। आंसर क्या आपका हो जाएगा, एंड गेट आपका जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा एंड गेट। तो एंड गेट में कौन सा आपका दिया था, एंड गेट में डी दिया था, डी आपका आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन बुआ, पी टाइप अर्धचालक के मुख्य धारावाहक कौन होता है बताइए। पी टाइप में कौन मुख्य धारावाहक, तो पी मतलब पॉजिटिव होता है, तो पी मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन होगा, होल्स होगा, छिद्र को हम लोग क्या बोले होल्स, फोटोन होगा, प्रोटोन होगा। तो सब इसमें तो इंग्लिश से लिखल है बुआ, इलेक्ट्रॉन इंग्लिश में लिखोगे, फोटोन इंग्लिश लिखोगे, प्रोटोन इंग्लिश लिखेंगे, और छिद्र जो है बुआ इसको होल बोलते हैं, ध्यान रहेगा। चलिए तब पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक कौन होता है बउआ, तब पी में पॉजिटिव और होल्स जो पॉजिटिव रहता है, तो आपका आंसर होल्स ही हो जाएगा, बी ही आपका आंसर छिद्र ही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। और अगला क्वेश्चन में समझिए क्या कहा गया है कि कार्बन है ना प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। चलिए लाल रंग का आपको मान बताना है, लाल रंग वाला का मान क्या रहेगा। कार्बन जो है बउआ यहाँ पर इसमें है ना, तो इसमें लाल रंग का मान बताना है। तो बताइए जल्दी से बताइए क्या है। याद है आप लोगों को एक फॉर्मूला बताए थे, बीबी रॉय, है ना, बीबी रॉय, ग्रेट बॉय, गुड नहीं वेरी गुड था वो, वेरी गुड वाइफ ए। तो बताइए इसका 0 होता है, इसका 1 होता है, इसका 2 होता है। तो बताइए रेड वाला का 2 हो जाएगा आंसर, तो इसका 1 सॉरी इसका 0, इसका 1, इसका 2, तो रेड ब्लैक का 2 आपका आंसर हो जाएगा। सी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बुआ। चलिए तो क्या आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये है, तो इसका 2 हो जाएगा, 2 आंसर आपका रहेगा 2। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन क्यों चलिए, अगला क्वेश्चन क्यों चलिए, ये सब है ना थ्योरी से पीछे का थ्योरी बताए हैं, एक वीडियो पीछे भी अपलोड किए थे उसमें भी बताए हैं। चलिए नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना घटता है। चलिए तो ये बताइए, कोई एक परमाणु है, इसमें से अल्फा निकाले हैं, तो अल्फा मतलब हीलियम 2, ऐसे 2 4 अपना लेके जाएगा। तो बताइए ये जब इसमें से निकलेगा तब कितना परमाणु संख्या चल जाएगा, 2 खत्म हो जाएगा। अब पूछता कि द्रव्यमान कितना घटेगा, तो 4 घटेगा। परमाणु कितना घटेगा, परमाणु संख्या कितना घटेगा, तो 2 घटेगा। तो आंसर आपका बी इसमें हो जाएगा बउआ, 2, है ना, बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलो बउआ अगला क्वेश्चन, वीडियो को लाइक कर देना है बउआ, है ना, जो भी लोग इसको देख रहा है सब लोग इस वीडियो को कर देगा लाइक। क्लियर है। चलिए तो अब यहाँ देखिए लाइक कर देना है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना, पूरा इसको शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। लीजिए ये तो बड़ी आसान दे दिया है सर, वोल्ट पर मीटर किसका होता है आपको बताना है, वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम होता है, दोनों, वोल्ट पर मीटर न्यूटन पर कूलम। बताइए किसका, यहाँ पर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिट वोल्ट पर मीटर, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है। वो बताइए विद्युतीय क्षेत्र होगा कि धारिता होगा, फ्लक्स होगा, विभव होगा, क्या रहेगा। तो वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम दोनों विद्युतीय क्षेत्र का होता है, डी आपका आंसर हो जाएगा बुआ। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन,
आपका आंसर इसमें डी रहेगा। यहाँ जो है बउआ आपका आंसर, यहाँ जो आपका आंसर डी रहेगा। चलो बउआ अगला क्वेश्चन क्यों चल रहा है। अगला क्वेश्चन में कहा गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है। चलिए बताइए जल्दी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऊर्जा की इकाई होती है बउआ। डी आपका आंसर रहेगा। जानते हैं तब वही बहुत अच्छा। और तेजीपूर्वक कमेंट एकदम तेजीपूर्वक कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर जल्दी से इस पर कमेंट कीजिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में होती है। विच ओवन है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज इन द विजिबल रेंज। चलिए विजिबल रेंज में कौन है, दृश्य वाला भाग में कौन होता है, ये आपको बताना है। दृश्य वाला भाग में कौन होता है बुआ, जल्दी से बताइए। दृश्य भाग में कौन होता है, दृश्य भाग में कौन होता है। लाइमन है, बामर है, पास्टियन है, ब्रैकेट है। लाइमन है, बामर है, पास्टियन है, ब्रैकेट है। जल्दी से बताइए दृश्य भाग में कौन होता है ना। दृश्य भाग में तेजीपूर्वक कमेंट करते जाओ बुआ, तेजीपूर्वक कमेंट कीजिए। लाइमन है, बामर है ना, पास्टियन है, ब्रैकेट है, क्या रहेगा। तो चलिए दृश्य भाग में अगर आप जानते हैं तब ठीक है, और नहीं जानते हैं तो ध्यान रखिएगा इसमें आपका बामर श्रेणी जो होता है, बामर है ना, बी आपका आंसर हो जाएगा। बामर श्रेणी जो होता है सर दृश्य भाग में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों, चलिए अगला क्वेश्चन सब पहले पढ़ा दिए हैं बुआ, एक एक चीज पढ़ाया हुआ है। यहाँ देखिए आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टी और संघनन पट्टियों के आवेशों का योगफल क्या है। एगो पर प्लस आवेश होता है, एक पर माइनस, दोनों पर समान ही आवेश होता है, खाली एक प्लस माइनस में। तो एक को संग्राहक एक को संघटक कह रहा है कि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, मतलब कुल आवेश कितना होता है। संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है, 0। नील है ना, 0 सन्नाटा है तो 0 इसका हो जाएगा आंसर। क्लियर है, चूंकि एक प्लस एक माइनस है तो कट को वहाँ पर 0 आ ही जाना है। चलो अगला क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं। लॉरेंज बल के लिए व्यंजक सही क्या रहेगा बताइए, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसमें ऑप्शन नहीं दिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है लॉरेंज बल। ध्यान दो लॉरेंज बल के लिए क्या होता है बुआ कि लॉरेंज बल बराबर, ध्यान दो, क्यू इंटू आ जाएगा बी वेक्टर, सॉरी ई वेक्टर है, ई वेक्टर जोड़ यहाँ पर भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये है आपका सही लॉरेंज फोर्स होता है ना। विद्युतीय और चुंबकीय दोनों वाला बल को जोड़ दो ना तो आपका लॉरेंज बल आ जाएगा, है ना। तो ये वेक्टर क्यू इंटू ई वेक्टर प्लस भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपका आंसर हो जाएगा। चलो बउआ यहाँ तक क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, और देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया। रेडियो सक्रिय, यहाँ दिया गया रेडियो सक्रिय जो है ना परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है। चलिए बताइए विच ऑफ द रिलेशन है ना फॉलोइंग छूट गया, फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर रेडियो एक्टिव एलिमेंट। चलो बताओ जल्दी से रेडियो एक्टिव वाला के लिए कौन सा सही रहेगा, है ना। औसत आयुकाल बराबर, है ना, औसत और अर्ध आयुकाल बराबर रहेगा, 2 से गुना करेंगे तब 1.693 और औसत के बराबर होना चाहिए। क्या रहेगा ये बताना है आपको। चलिए जानते हैं तो सही है, नहीं जानते तो एक बार ध्यान रखो बुआ। टी एवरेज जो होता है आपका ये होता है 1/λ, है ना। तो 0.693 इंटू टी हाफ होता है, टी हाफ होता है बउआ। यहाँ जो आपको कह रहे हैं ध्यान से समझिएगा, टी एवरेज जो आपका होता है बउआ, टी एवरेज ये होता है 0.693 इंटू टी, सॉरी टी एवरेज नहीं टी हाफ होता है। फिर से देखो इसको, टी हाफ होगा, टी हाफ बराबर 0.693 इंटू टी एवरेज होगा। इस तरह से रहता है फॉर्मूला। तो आप बताइए इसमें से कौन आपको लग रहा है, टी हाफ मत अर्धवायुकाल, तो अर्धवायुकाल बराबर 0.693 इंटू टी एवरेज औसत। कौन सा आंसर आपका बताइए, आपका आंसर ऐसा कौन सा मिल रहा था, डी आपका आंसर देखो तो डी, टी औसत आयु बराबर 0.693, ओवन भी इसमें दिया, ओवन भी एक्स्ट्रा ओवन है 0.693 इंटू टी औसत, है ना, औसत आयु टी एवरेज। क्लियर हो गया है। तो इसका आंसर जो रहेगा बउआ, इसमें फॉर्मूला है और फॉर्मूला टोटल पढ़ा दिए हैं इसमें, है, डी आंसर इसका आ जाएगा आपका। और मोस्ट इंपोर्टेंट है इस सब बउआ, इसे मतलब रिपीट करते जाओ। वीडियो को तो लाइक कर ही देना है ना, वीडियो लाइक कर देना है और तेजी पूर्वक कमेंट करते जाइए। कमेंट में एकदम कंजूसी मत, जो आ रहा है एकदम कमेंट करते चल जाइए, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन, हाँ समझो यहाँ पर अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है।
कैथोड किरणें होती है, बताइए जल्दी से कैथोड किरण कैसा होता है, जल्दी से बताओ तो। कैथोड रेज आ रही, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, क्या होता है, कैथोड किरणें क्या होती है ये आपको बताना है। तो चलिए अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो ध्यान रखिए कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन होता है बउआ, इलेक्ट्रॉन, ये आपका आंसर हो जाएगा। कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहा गया कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने पर आवर्धन क्षमता क्या होता है। तो अगर नली की लंबाई बढ़ाइएगा बउआ तो इसमें आवर्धन क्षमता क्या रहेगा, चलो बताओ बताओ जल्दी से कमेंट करो। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नली की लंबाई को यदि बढ़ा दिया जाए तो आवर्धन क्षमता क्या होगा। ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ ट्यूब ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइंग पावर, चलिए जल्दी से बताइए। चलो मैग्नीफाइंग पावर क्या रहेगा, वो बढ़ेगा, इसमें ऑप्शन दिया बढ़ता है, घटता है, नहीं बदलता है, शून्य होता है, इंक्रीजेज डिक्रीजेज है ना, अनचेंज रहता है या जीरो हो जाता है। चलिए अगर जिनका आंसर बी आ रहा है बउआ कि घटता है उस सब लोग सही है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना इसमें क्वेश्चन बउआ, बी आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या आपका रहेगा बउआ, तो आंसर यहाँ पर आपका होने वाला है बी, क्लियर है, घटता है, ठीक है, नली की लंबाई बढ़ावेंगे तो आवर्धन क्षमता घटेगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्यों, चलिए कहा गया है कि एम द्रव्यमान है ना के भी वेग से गतिमान तरंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है। चलिए तरंगदैर्घ्य आपको चाहिए, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य पढ़े होंगे, ढेर सारा फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर मास ऑफ वेलोसिटी के टर्म में दिया है, तो याद होगा लेमडा डी ब्रोगली जो आपका होता है बउआ, यहाँ जो लेमडा डी ब्रोगली होता है, लेमडा बराबर h/mv है ना, लेमडा बराबर h/mv। कौन सा आंसर है बउआ, बी आपका मिल गया, बी, तो आपका बी आंसर हो जाएगा, लेमडा बराबर है ना h/mv। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, चलो बउआ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि प्रकाश का वेग महत्तम होता है, बताइए जल्दी से बताइए इसको, ये तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है बउआ, 4 बार रिपीट किया ऑनलाइन क्लास वाला में, बताइए प्रकाश का वेग महत्तम कहाँ होता है, जल्दी से बताना है। तो प्रकाश का वेग महत्तम है कहाँ रहेगा, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन एयर में होता है, शीशा में होता है, शीशा में तक है ना, ग्लास रहेगा है ना, पानी है वाटर में, और निर्वात वैक्यूम स्पेस में कहाँ रहेगा, तो बताइए सबसे अधिक तो वैक्यूम में रहेगा बउआ, तो डी आपका आंसर हो जाएगा, इसमें सोचना क्या है। अगला क्वेश्चन की, चलो एमीटर का प्रतिरोध होता है, एमीटर, चलिए एमीटर का प्रतिरोध आपको पता होगा कम होता है, नहीं तो कम नहीं लिखेंगे, बहुत कम जब ऑप्शन दिया तब सी लिखो, इसको बहुत कम होता है। एमीटर का प्रतिरोध जो होता है बउआ काफ़ी कम होता है, बहुत कम होता है, ये बात ध्यान रखना है। एमीटर का प्रतिरोध क्या, तो बहुत कम रहता है, क्लियर है। चलिए बहुत कम, लेकिन आदर्श कहता तब जीरो कर देते बउआ है ना, बहुत कम में भी जीरो हो जाता, कब, जब वो आदर्श एमीटर हो पाता तब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगर यहाँ देखिए एमीटर का प्रतिरोध क्या रहेगा, तो बहुत कम रहेगा, और आदर्श वाला का कितना बता रहे थे, तो जीरो रहेगा, आदर्श एमीटर का जीरो प्रतिरोध रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं बउआ। अगला क्वेश्चन में कहा गया कि प्रकाश पथ बराबर होता है, नहीं ऑप्टिकल जो होता है बउआ आपका ऑप्टिकल पाथ किसके बराबर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू पाथ लेंथ है ना, ये जो है सर अपवर्तनांक को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, पाथ की लंबाई को हम लोग पाथ लेंथ कहते हैं, तो ये बताइए कौन सा रहेगा, यदि आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो आप ये ध्यान रखो बउआ है ना, प्रकाश है ना, प्रकाशित पथ बराबर होता है किसके, ऑप्टिकल पाथ किसके बराबर, तो अपवर्तनांक इंटू पथ की लंबाई, ध्यान रखना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। चलो बउआ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, और अगला क्वेश्चन किलोवाट घंटा किसका मात्रक, बताइए नॉर्मल सा क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा जल्दी से बताइए किसका मात्रक है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है बउआ, तो एक दिया शक्ति का, पावर का है, इलेक्ट्रिकल पावर है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल बल घूर्ण यहाँ पर दिया गया है, मोमेंट दिया गया है टॉर्क जैसा, और बला घूर्ण है। इसके बाद आपको ये कहा गया है कि विद्युत धारा का, तो ये बताना है कि इसमें किलोवाट आवर किसका मात्रक होता है। चलिए जानते हैं तो ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए, नहीं जानते तो ध्यान रखिएगा, 20 का आंसर आपका हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का, है ना, किसका रहेगा बउआ, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का किलोवाट आवर विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं बउआ, और अगला क्वेश्चन में देखिए क्या आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया गया है कि चुंबक की ज्यामितीय लंबाई, हाँ तो ज्यामितीय लंबाई जो होता है बउआ चुंबक के ज्यामितीय लंबाई जो हम ब्रैकेट छोड़े हैं ना, उसमें आपको लिख देना है मैग्नेटिक है ना, ज्योमेट्रिकल लेंथ उसको लिखेंगे, ज्यामितीय लंबाई को एल जी कहेंगे, एल जी यहाँ पर एल जी है बा,
ज्योमेट्रिकल लेंथ होता है Lg रहेगा, यहाँ Lg है, ठीक है। और यहाँ चुंबकीय लंबाई को Lm से लेते हैं, मैग्नेटिक लेंथ है। तो दोनों में क्या रिलेशन होता है ये आपको बताना है। मैग्नेटिक लेंथ और चुंबकीय है ना, ज्यामितीय लंबाई और चुंबकीय लंबाई में क्या यहाँ पर है रिलेशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो चुंबकीय लंबाई होता है वो Lm जो होता है, Lm बराबर 5/6 Lg होता है, ध्यान रखना है। Lm बराबर यही रिलेशन, इसी से क्वेश्चन बनेगा बुआ, इस रिलेशन से Lm बराबर 5/6 Lg। Lm क्या है सर, तो Lm आपका चुंबकीय लंबाई होता है, मैग्नेटिक लेंथ होता है। Lg क्या है, तो ज्यामितीय लंबाई होता है उसका, ठीक है, ज्यामितीय लंबाई। तो यहाँ ध्यान रखना Lm बराबर 5/6, Lm बराबर आपका हो जाएगा 5/6 और Lg। चलिए क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन को चलते हैं बउआ, अगला क्वेश्चन चलो लो कमेंट करो जल्दी से कौन सा इसका आंसर रहेगा। पूछा गया कि ये 1 वोल्ट बराबर होता है, लीजिए 2020 में वो क्वेश्चन पूछा था कि 1 वोल्ट बराबर होता है। ये कौन सा एकदम आसान सा क्वेश्चन आपको दे दिया है। चलिए 1 वोल्ट, अच्छा 1 वोल्ट कब डिफाइन होगा ये बताइए था। सर 1 वोल्ट तो तब होता है बउआ, 1 वोल्ट आपका तो तब होता है जब हम लोग फॉर्मूला लाते हैं, V बराबर क्या आता है, V बराबर लगाते हैं W/Q, है ना। तो W का जूल होगा और Q का कुलम होगा, तो जूल पर कुलम हो जाएगा, इसका जूल होता है इसका कुलम, तो जूल पर कुलम कौन सा हुआ, जूल पर कुलम B आपका आंसर हो जाएगा। लीजिए B आंसर यहाँ पर हो गया, जूल पर कुलम आंसर हुआ B। क्लियर है बुआ। अगला क्वेश्चन क्यों चले, चलो अगला क्वेश्चन, तेजी पूर्वक लाइक करते जाओ, लाइक करते जाइए वीडियो को और एक एक क्वेश्चन बनाइए। प्लैंक नियतांक का बीमा होता है, बताइए प्लैंक नियतांक का बीमा क्या होता है। तो जूल सेकंड आपको पता है ना, जूल सेकंड है। प्लैंक नियतांक का बीमा आपको चाहिए, तो ऐसे तो जूल सेकंड आपको पता है, तो प्लैंक नियतांक का बीमा mL² T⁻⁻1 हो जाएगा। बीमा नहीं पढ़ाए हैं लेकिन अब से ध्यान रखो, mL² क्या हो जाएगा वो, ये आपका आंसर हो जाएगा mL² T⁻⁻1 आपका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है, लीजिए यहाँ पर आ गया व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई क्या रहता है, नहीं विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज इज। चलिए तो यहाँ पर आपका होता है बीटा बराबर बुआ, ध्यान दो, लेमडा, पहले बड़की डी बाद में छोटकी डी, पहले बड़की बाद में छोटकी, है लेमडा D/D होता है, लेमडा D/D, ऊपर बड़की डी नीचे छोटकी डी, ध्यान रहेगा ऊपर बड़की डी है नीचे छोटकी डी है। ये आपका हो गया क्या, तो फ्रिंज की चौड़ाई जो व्यतिकरण मतलब हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो व्यतिकरण वाला में जो लाइट, चाहे जो लोग पढ़े हैं लाइट, तो लाइट जो पढ़े हैं उसमें आपको व्यतिकरण आया था। तो बताइए व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई क्या रहेगा, लेमडा D/D, ऊपर बड़े के डी नीचे छोटे, एकदम इंपॉर्टेंट है वो, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है बउआ, चलो जल्दी से बताओ, पता होगा आपको, फर्मी परमीटर होता है बउआ एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए सर, तेजी से चलने वाली बीटा जो किरणें होती है वो क्या रहता है, तेजी से चलने वाला बीटा किरण जो होता है यहाँ पर वो क्या होता है। तो तेजी से चलने वाला बीटा किरण जो आपका होता है सर, ये इलेक्ट्रॉन होता है, ध्यान रखना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तेजी से चलने वाली बीटा किरणें क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन आपका रहता है। क्लियर है, तो इलेक्ट्रॉन आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों, चलिए अगला क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। ये कहा गया कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की, है ना, विद्युत चुम्बकीय जो तरंग है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति, है ना, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति होती है। चलिए आपको ये बताना है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति क्या होता है, जल्दी से बताओ, एकदम बताओ क्वेश्चन है वो, इसमें क्या करना है। अनुप्रस्थ होता है, अनुदैर्ध्य होता है, अनुप्रस्थ दोनों है, आंतरिक है, क्या रहेगा, ट्रांसवर्स है, लॉन्गिट्यूडनल है, बाद में आपको कहा कि दोनों है ना, फिर इसके बाद इनमें से कोई नहीं है। तो ये बताना है कि अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति क्या है। तो अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो ध्यान रखिए अनुप्रस्थ प्रकृति को होता है वो, आपका आंसर इसमें ये हो जाएगा, अनुप्रस्थ प्रकृति के होता है और आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए क्लियर है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं, तो देखो अगला क्वेश्चन में क्या है। चलिए ये है, अपचायी ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटक है ना, अपचायी में व्हिच क्वांटिटी डिक्रीजेज इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन में क्या खराबी है, या ये है यहाँ पर। तो चलिए स्टेप डाउन में देखते हैं क्या होता है। तो जो व्हिच क्वांटिटी डिक्रीजेज, ऐसा कहा गया व्हिच क्वांटिटी डिक्रीजेज इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, है ना,
अपचायी ट्रांसफार्मर कौन सी राशि घटती है कहा गया है। तो ये बताओ ये क्या करता है, ट्रांसफार्मर उच्च वोल्टता वाला को निम्न वोल्टता में वोल्टता को घटाता बढ़ाता है। तो वोल्टता को बढ़ावेगा, है ना, वोल्टता को घटाएगा चाहे बढ़ाएगा, तो ये तो काम किसका रहेगा, स्टेप डाउन घटाता है। तो स्टेप डाउन केकरा घटावेगा, तो वोल्टता, किसको बुआ, वोल्टता को, किसको, है ना। यह एक ऐसा उपकरण है जो उच्च वोल्टता वाली धारा को निम्न वोल्टता में, निम्न वोल्टता वाली धारा को उच्च वोल्टता में परिवर्तित करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपचायी ट्रांसफार्मर जो होता है बुआ, ये किसको घटाता है, तो वोल्टता को घटावेगा। आपका बी आंसर हो जाएगा, वोल्टता को घटावेगा। ठीक है, बी आपका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं बुआ। अब चलो अगला क्वेश्चन, हाँ यहाँ पर तो खत्म हुआ हो। अब आइए अगला साल के क्वेश्चन को देख रहे हैं। और ये आपका खत्म हो गया 4 नंबर पेज। अब हम लोग आ रहे हैं बुआ कहाँ, 5 नंबर पेज पर हैं। चलो यहाँ पर हम लोग हैं अगला पेज पर, और 2019 से है बउआ, है ना। 20 हम लोग को 21 पढ़ लिए, 20 पढ़ लिए, अब यहाँ पर 2000 चलिए 2019 और हाँ बउआ कमेंट करो, बताओ क्या आंसर, पढ़ो क्वेश्चन कमेंट करो। यदि किसी उपचायी ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं, है ना। प्राथमिक में कितना है बउआ, N1, द्वितीयक में N2 है, तो बताना है कि कौन सही इसमें है। इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स आर N1 एंड N2, देन किस में ज़्यादा रहता था, वो कहीं से N2 वाला में ज़्यादा रहता है, उसमें लपेटों की संख्या अधिक रहता है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा, है ना। N2 ज़्यादा रहेगा, N2 की तरफ मुँह खुला रहेगा बउआ, N2 की तरफ मुँह खुला। चलिए अगला क्वेश्चन, ये कहा गया कि विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा, ये तो बिल्कुल आपको बताना है, और इसमें ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है, और ऑप्शन मिलेगा भी इसमें नहीं, क्या इसमें ऑप्शन देवल जाए। तो बताइए चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा ई क्रॉस बी आपको बताए हैं, है ना। पिछला वीडियो में भी आपको 100 बार बता दिए हैं कि ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के दिशा में, तो ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्लियर है। चलो बउआ अगला क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस जिसका 1.5 दिया है को पानी 1.33 दिया है, इसमें डुबाया जाता है, तो यह व्यवहार होता है ना। ये कहा गया एक उत्तल लेंस है जिसमें एन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, और यहाँ पर आपको ये कहा गया कि एन 1.33 में पानी में इसको डुबा देते हैं, तो बताइए कैसा व्यवहार करेगा, कैसा इसका नेचर रहेगा बताना है। और आप इसको इंग्लिश वाला पढ़ लीजिए, है ना, इंग्लिश वाला थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि क्या कैसे कैसे इसको लिखा गया है, और जल्दी से कमेंट की, जल्दी से कमेंट जल्दी से करो, इतना टाइम नहीं लेना है, जल्दी जल्दी कमेंट करते जाना है। चलिए हाँ, जिनका ये है बउआ, ये कमेंट कर रहे हैं उत्तल लेंस जैसा बिहेव करेगा, तो उत्तल लेंस से आपका आंसर हो जाएगा, ये यहाँ पर आंसर आपका रहेगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, लेमडा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है बउआ, ये तो बेसिक है ना, एस सी बाई लेमडा होता है एनर्जी, एस सी बाई लेमडा पढ़ाए हैं, कई बार पढ़ाए हैं, बी आपका आंसर हो जाएगा बउआ। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक आधी हो जाती है उसे कहते हैं, है ना। जितना पहले था ना बुआ, जिससे मैंने मान लीजिए कि पहले 100 था, पहले कितना था बुआ 100, अब आधा हो गया, 50 रह गया है, तो आधा होने में जो समय लगता है उसको, है ना, अर्धवायुकाल कहेंगे। डी आंसर आपका हो जाएगा अर्धवायुकाल, डी, है ना। इसमें औसत अब 6 नियत, है ना, नियतांक दिया, टाइम पीरियड दिया है, और इसके बाद, है ना, अर्धआयु दिया है, और औसत दिया है वर्तकाल, इस, है ना। ऐसा कुछ नहीं, आपको ध्यान रखना कि आधा होने में जो समय लगेगा उसको अर्ध आयुकाल कहेंगे, अर्ध आयुकाल, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, अर्ध आयुकाल, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला, ताप बढ़ाने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध, चलिए अर्धचालक बोला ना, तो ताप बढ़ाइएगा, तो यहाँ पर अर्धचालक का मान क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध का है ना, तो रो, ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लेकिन चालक के अचालक वाला का घट जाएगा बुआ, अचालक वाला का क्या होगा, घटता है। तो क्लियर हो गया है, बी आपका आंसर। तेजी में कमेंट तो तेजी में करते जाओ, कमेंट में कंजूसी नहीं, तेजी में कमेंट करते जाइए।
लीजिए कल भी लगता है क्वेश्चन आया था, वो देख लो। पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीबी प्रेषण है ना, प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है और जितनी अधिकतम दूरी तक यह है ना टावर की प्रसारण पहुंचाएगा वह है। तो चलिए टावर की ऊंचाई दिया है कितना हुआ, तो 245। ये ध्यान रखो एकदम नोमेरिकल बाइज, इसको ये रट जाओ, नोमेरिकल जैसे इसको रट जाओ। 56 किलोमीटर होता है हुआ, ध्यान रखना है। सी आंसर 56 किलोमीटर है। पृथ्वी सतह से कितना ऊंचाई 245 और हो जाएगा आंसर कितना 56 किलोमीटर तक के प्रसारण कर देगा। अगला क्वेश्चन पे आओ, बताओ इसमें क्या बताएं सर, इसमें तो ऑप्शन भी नहीं देना चाहिए था। कहा गया कि ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है 90 डिग्री, कई बार तो बताए हैं, तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा सी। अगला क्वेश्चन क्यों, चलिए सर अगला में ये कहा गया है, समझिए क्या कहा गया। अगला में ये कहा गया कि 2 गो लेंस है, इसकी क्षमता -15 डायोप्टर और m+5 डायोप्टर है को संपर्क में संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी बताना है ना, समायोजन है ना, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेस इन कांटेक्ट विथ -15 डायोप्टर +5 डायोप्टर है। बताइए जल्दी से क्या रहेगा। चलो जल्दी से बताओ, जिनका जिनका -10 है सब लोग सही है बुआ, इसका आंसर आपका -10 हो जाएगा। आंसर क्या रहेगा बुआ, -10। क्लियर है, -10 आपका आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं और बताइए तेजी पूर्वक सबका आंसर बताते जाना है। आदर्श एमिटर अभी तो बता रहे थे वो, आदर्श एमिटर का प्रतिरोध कितना होता है 0। क्लियर है। चलिए समान संयोजन में खगोलीय दूरबीन की क्षमता होती है, क्या रहेगा, समान संयोजन में खगोलीय दूरबीन की क्षमता क्या है, दूरदर्शक की क्षमता क्या होता है। तो इसमें देखो ऑप्शन नहीं दिया गया, -f0/fe है, -f0/f एकदम इसको एकदम मेमोरी में सेट कर जाओ। इस सब क्वेश्चन को तो छोड़ना नहीं है, मेमोरी में सेट करते चल जाइए सारे क्वेश्चन को, ठीक है। चलो अगला आते हैं हम लोग। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, कैसा होता है बताओ जल्दी से। सूर्य के प्रकाश, सोलर जो है द सोलर स्पेक्ट्रम इज, सूर्य के प्रकाश का जो होता है वह स्पेक्ट्रम कैसा होता है, जल्दी से कमेंट कीजिए कैसा होता है। अगर आपको पता है ठीक है, नहीं तो आप ध्यान रखिए ये होता है वो, ये मतलब संतत कंटिन्यूअस रहेगा है ना, कंटिन्यूअस रहेगा। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम आपका होता कैसा है वो, कंटिन्यूअस। जल्दी से अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ो, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। ये कहा गया है धारा पास पर लगने वाला चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, लीजिए बताइए। धारा पास पर लगने वाला जो है चुंबकीय आघूर्ण का मान, तो बताइए। देखिए आघूर्ण दो गो होता है, वो विद्युतीय आघूर्ण होता है, वो चुंबकीय आघूर्ण होता है बउआ। तो अगर आपको ये कहता है चुंबकीय आघूर्ण तो एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ध्यान देना एम क्रॉस बी। लेकिन अगर विद्युतीय आघूर्ण दोनों पूछता है पी क्रॉस ई, चुंबकीय में चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय में विद्युतीय क्षेत्र है ना। तो यहाँ विद्युतीय वाला में होता है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ई दिए हैं पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, और यहाँ एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर चुंबकीय में, ध्यान रखना है। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन क्यों, चलो बउआ अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर, चलिए एक गोल पृष्ठ है, एक इसके अंदर एक आवेश +q रख दिया गया है, +q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स कितना होगा, है ना। विद्युत फ्लक्स का मान, तो गॉस का नियम लगाओ ना, Q//ε0। किसी बंद लूप में उपस्थित आवेश के कारण फ्लक्स का मान Q//ε0 होगा, Q//ε0। कौन सा आंसर, सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में नंद गेट का बुलियन व्यंजक, तो लिखेंगे नहीं बुआ, खुद बताओ नंद गेट का, जल्दी से बताओ नंद गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है। तो नंद गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है सर, आपको पता होगा कि नंद गेट का बुलियन व्यंजक A.B क्या रहेगा बुआ, A.B बार होता है, ध्यान रहेगा A.B। चलिए है ना, नंद गेट है। अगला डायनेमो के कार्य सिद्धांत बताना है, बताइए कौन सिद्धांत पे कार्य करता है डायनेमो जो है कौन सिद्धांत पर कार्य करता है ना, ये बताना है। आपको ऑप्शन दिया गया है धारा के उष्मीय प्रभाव पर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दिया है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपको, या इंडक्शन बनाया है या रेडिएशन कहिए। अगला देखिए प्रेरित चुंबकत्व पर चलिए डायनेमो का कार्य सिद्धांत
चलिए इसका आंसर बी हो गया, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन विद्युत चुम्बकीय प्रेरण हो गया। यहाँ पर आइए नेक्स्ट, ये कहा गया प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज के बीच का कलांतर फाई हो तो धारा का बाटहीन घटक क्या होगा। पढ़ लो इसको आराम से, पहले ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़िए पढ़िए इसको, पहले टाइम दे रहे हैं, पढ़ो पढ़ो जल्दी से, इसको टाइम दिया जा रहा है, पढ़िए क्या रहेगा बउआ, क्या होगा इसका। हाँ पढ़ लिया, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज बी है ना, वोल्टेज के बीच कलांतर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए, इन एन अल्टरनेटिंग करेंट सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन करेंट I एंड वोल्टेज इज फाई, देन बार्टलेस कंपोनेंट ऑफ करेंट इज, क्या रहेगा बार्टलेस कंपोनेंट ऑफ करेंट। चलिए अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो ध्यान रखिए I साइन फाई होता है बउआ, I साइन फाई, क्लियर है, I साइन फाई, ऑप्शन देखिए I साइन फाई आपका रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं, अगला क्वेश्चन ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बुआ, यहाँ देख लो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ो इसको जल्दी से, पहले आराम से इस क्वेश्चन को पढ़िए, इस क्वेश्चन को आपको आराम से पहले पढ़ लेना है। चलिए कमेंट कीजिए तेजी पूर्वक जल्दी से, क्या है कमेंट कर दो बउआ जल्दी से इसका आंसर। हाँ, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में है ना, यह चुंबकीय क्षेत्र BH यहाँ पर दिया गया है, H नीचे आपका रहेगा है ना, VH, H ऐसे है आपका नीचे, ये छोटकी या बड़की H नीचे है, में यदि चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति कितना है, N है, तो बताइए कौन सही है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, यहाँ जो आपको ऑप्शन एक दिया था हुआ N स्क्वायर समानुपाती BH, एकदम इसको मेमोरी में सेट कर जाओ, N स्क्वायर समानुपाती BH है ना, दोलन एक सुई है जो दोलन कर रहा है ना, ऑसिलेट कर रहा है, तो मैग्नेटिक नीडल का जो है ना ऑसिलेशन दिया गया, फ्रीक्वेंसी दिया गया है N, तो N स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बउआ BH। अगला क्वेश्चन, किसी बिंदुवत स्रोत से है ना परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है, बताइए द वेव फ्रंट ड्यू टू ए पॉइंट सोर्स एट फिनाइट डिस्टेंस। अगर बिंदुवत है ना बउआ, बिंदुवत यहाँ पर आवेश है, आयकर नजदीक अगर देखिएगा ना, ये बिंदुवत आवेश नहीं, स्रोत है प्रकाश के स्रोत, तो नजदीक में गोलाकार रहता है, कौन सा आंसर आपका हो गया वो ए आपका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन क्यों, चलिए अगला क्वेश्चन है ना, 1 एम्पियर कहा गया, 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रहा है, एक तार से 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करे ना, द करेंट फ्लोइंग इन ए वायर इज 1 एम्पियर। कहा गया है यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो तो, इलेक्ट्रॉन पे आवेश हो, यहाँ थोड़ा सा मिसिंग है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, निगेटिव इतना होता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना हो तो प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 वाला एक जो ऑप्शन दिया है ना, उसको लिख देना 6.25 10⁻18, 6.25 10⁻18 इसका आंसर हो जाएगा बुआ, 6.25 10⁻18, ठीक है, 6.25 10⁻18 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग मूल माध्य, कई बार आया है वो, कई बार आया है, तो आप छोड़ नहीं सकते हैं, RMS और शिखर मान के बीच क्या होता है रिलेशन, तो I0/√2 होता है, I0 क्या होता है बुआ √2, I0/√2 होता है, या 0.707 भी कल आपको बता रहे थे। हाँ, तो कहा गया कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग मूल माध्य मान और शिखर मान का अनुपात बताना है, वर्ग मूल माध्य जो है और शिखर, तो मतलब RMS डिवाइडेड बाई I0 का वैल्यू आपको चाहिए, तो बताइए ये अगर नीचे चल जाए तो बचेगा 1/√2 जो आपका आंसर हो जाएगा, तो आंसर इसमें आ जाएगा 1/√2, आंसर आपका बी रहेगा बुआ, ठीक है, आंसर 1/√2। अगला क्वेश्चन क्यों, चलिए ये कहा गया है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है, अनुचुंबकीय है ना पदार्थ की प्रवृत्ति क्या रहेगा, तो ध्यान रखिएगा अनुचुंबकीय जो पदार्थ होता है उसका ससेप्टिबिलिटी जो आपका होता है सर कांस्टेंट रहता है ना, नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, ये आंसर आपका हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा बुआ, ये आपका आंसर, ठीक क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो एलआर परिपथ के शक्ति गुणांक बताना है, एलआर परिपथ के शक्ति गुणांक आपको बताना है, तो बताइए शक्ति गुणांक बराबर होता है R/Z, तो यहाँ तो R ऊपर हो जाएगा, Z का मान बताना है रूट में
है ना, चूंकि एक एल है ऊपर आर है इधर, तो आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऐसा जो दिया दिया रहेगा आपको, है ना, आर डिवाइडेड बाय रूट में एल स्क्वायर प्लस, है ना, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो ये भी इंपॉर्टेंट है सब हुआ। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, बताओ किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक रहेगा। तो हीरा का आंसर हो जाएगा सर डी, आपको पढ़ना है ना। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग है मैक्सिमम, ये मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका कौन सा हो जाएगा। तो मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपका होता है बउआ, ये मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो +10 -10 माइक्रोकुलम को 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिए हैं, स्थिति जुड़ा कितना हो जाएगा, सोल्व करके देखना, -2.25 जूल आ जाएगा बउआ, -2.25 जूल रहेगा। अगला क्वेश्चन क्यों, चलिए कमेंट करते जाइए बउआ। 60 और 40 वोल्ट के दो गो है, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हैं, तो सम्मिलित शक्ति बताना है। तो बताइए कितना कितना है, 60 और 40 था, ऊपर 60 लिखो और गुणे 40 लिख दो और नीचे दोनों को जोड़ दो, तो 60 40 कितना हो जाएगा बउआ 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 चौके 24 आंसर कौन सा आपका मिला, डी। क्लियर हो गया है, कौन सा आंसर मिल जाएगा, डी आपका आंसर मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्यों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये कहा गया है यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल होती है, नहीं यू बराबर हाफ सी वी स्क्वायर लगा लेना इसमें, और धारिता आपको निकालना है। द स्टोरेड एनर्जी ऑफ कैपेसिटर चार्ज टू 100 वोल्ट इज 1 जूल, है ना, एनर्जी 1 जूल दिया है, तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा, तो आपका 2 × 10 के पावर -4 आ जाएगा बुआ। ए फराड, क्लियर है, 2 × 10 के पावर -4 आपका आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं। ये कहा गया मॉड्यूल, है ना, यहाँ मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आपको बताना है, बताइए, है ना, सूचकांक का मान बताना है आयाम अधिमिश्रण में। अधिमिश्रण सूचकांक होता है कितना होता है, तो 0 से 1 के बीच होता है, वो ध्यान रखना, 0 से 1। जिनका कमेंट करते जाओ, जिनका सही है ठीक ठाक है, नहीं है इसको सुधारिए और सही करने का प्रयास कीजिए। चलिए विद्युतीय, ये तो एकदम नहीं आंसर बताएंगे, बताओ विद्युतीय परिपथ की शक्ति कितना है, तो V²/R है, V² डिवाइडेड बाय कितना रहेगा बउआ, R रहेगा। अगला क्वेश्चन क्यों चल रहा है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। ये कहा गया कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध है आधा कर दिया जाए, प्रतिरोधवा को हम लोग आधा कर देंगे, है ना, क्या करेंगे, विभवांतर को स्थिर रखो, प्रतिरोध को आधा कर दो। तो जब प्रतिरोध को आधा कर देंगे बउआ, तो उसमें उत्पन्न जो ऊष्मा होगा ना, वो आपका हो जाएगा 2 गुना, बी आंसर हो जाएगा ना। एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस द रेजिस्टेंस ऑफ एनी, है ना, इलेक्ट्रिकल सर्किट इज हाफ्ड, द वैल्यू ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड विल बी, कितना होगा, तो ध्यान रखना पहले से दुगुना हो जाएगा, बी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए दुगुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। आवेश के कहा गया है बउआ पृष्ठ घनत्व का मात्रा, पृष्ठ घनत्व पीछे ही पूछा था, तब पृष्ठ घनत्व में क्या होता है, तब पृष्ठ घनत्व जो आपका रहता है सर सिग्मा बराबर Q/A होता है, तो आ जाएगा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, हो गया कूलम प्रति मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो बउआ अगला क्वेश्चन, चलिए समझो, ये देखिए फिर सेम क्वेश्चन आ रहा है। ए अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म के कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है, आज भी इसको पढ़ाए हैं, तो न्यूनतम विचलन कोण कितना होता है वो जल्दी से बता सकते हो, हाँ कमेंट करो जल्दी से। आपका आंसर कौन सा रहा आंसर, तो आ रहा आपका बी, तो बी मतलब n-1 इंटू ए आपका आंसर, n-1 इंटू ए, बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आइए। प्रकाश के रंग का कारण है, प्रकाश के रंग का कारण बताना है कि प्रकाश का रंग किसके कारण होता है, तो तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति के कारण, वो जो दिया ऑप्शन उसको लिख देना, तरंगदैर्घ्य आवृत्ति के कारण प्रकाश में रंग, है ना, होता है। तो प्रकाश में रंग का कारण क्या है, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति, तो तरंगदैर्घ्य देवे नहीं किया, तो आवृत्ति आपका आंसर हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन क्यों, चलो वो विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव पूछा है, तो निरक्षीय स्थिति में हमेशा 0 रहेगा, निरक्षीय स्थिति में हमेशा कितना रहेगा बुआ, 0। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है, बताइए बेलनाकार लेंस का प्रयोग कहाँ करते हैं बउआ, आपको पता होगा बेलनाकार लेंस का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं हम लोग अबिंदुकता वाला में,
अबिंदुकता एस्टिमेटेज में करके दिया होगा, तो अबिंदुकता आपका हो जाएगा आंसर सी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन को चलो, अगला क्वेश्चन में देखो बुआ 2018 वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए इसमें क्या है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिया गया है बुआ समझो और जल्दी से कमेंट कर सकते हो, कोई विशेष नहीं है, कमेंट करो इसको, है ना। चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर कहा है कि सतह के नजदीक निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा, है ना। सतह के नजदीक, तो सतह के नजदीक जो आपका रहेगा, जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट करो। 2018 वाला क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं, जल्दी जितना तेजी पूर्वक हो सके आप कमेंट कीजिए। चलिए कौन सा, जिनका सी आ रहा है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सब लोगों का सही है वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। है ना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। कौन सा आंसर आपका मिला बुआ, कौन सा आंसर मिला, सिग्मा बाई सी आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा बताइए। आवेशित करेंगे, धन आवेशित करेंगे तो घटेगा, उसमें से निकलेगा इलेक्ट्रॉन आता है। ऋण आवेशित में बढ़ेगा तो घट बढ़ दोनों सकता है बुआ, इंक्रीज डिक्रीज दोनों होगा। अब कोई विशेष हिंदी नहीं है, सबका आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, नॉर्मल है। चलिए अगला कहा गया है किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विभव समानुपाती होता है। विभव, चलिए विभव का मान क्या होता है बुआ, ये बताना है आपको। तब विभव का मान क्या होगा आपका, तब विभव का मान जो होता है ना, द्विध्रुव के कारण r दूरी पर आपको चाहिए। तो अब ऐसा क्वेश्चन तो अभी किए ही हैं पीछे, है ना, पीछे तो सेम क्वेश्चन किए हैं, तो 1/r² हो जाएगा आपका। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों, चलो चलिए किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, किसके साथ बढ़ेगा, विशिष्ट प्रतिरोध, चालक है वो चालक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध तापमान के साथ बढ़ेगा, तापमान के साथ। तो आपका आंसर बताइए क्या हो जाएगा, तापमान के साथ बढ़ेगा बुआ, ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो किसी चालक के संवहन वेग, संवहन वेग और आरोपित वेग, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बउआ। संवहन वेग को सूचित करते हैं बउआ, संवहन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी को VD से और विद्युतीय क्षेत्र को E से, दोनों समानुपाती होता है। ये ऑप्शन आपको दिल जरूर रहेगा एग्जाम में, ये ऑप्शन आपको मिलेगा बउआ, क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ध्यान रखिएगा, है ना। VD समानुपाती E। अगला क्वेश्चन को चलो, अगला क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है। ये कहा गया है कि एक आवेशित विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के संयुक्त उपस्थिति में गतिमान हो तो उस पर लगने वाला बल, एक आवेश है बहुआ जो विद्युतीय चुंबकीय दोनों क्षेत्रों में गति कर रहा है। तो बताइए कौन सा फोर्स लगेगा, लॉरेंज बल लगेगा। तो कितना हो जाएगा, Q इंटू, है ना, Q इंटू E वेक्टर जोड़ V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये हो जाएगा आपका आंसर ऐसे। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इसमें तो आना चाहिए, फॉर्मूला सब लिखवाए हैं। एम चुंबकीय घूर्णन वाले एक छड़ है बउआ, वाले छड़ चुंबक को दो समान टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। तो बताइए जो नया टूटेगा उस सब में कितना हो जाएगा चुंबकीय आघूर्ण, ये आपको बताना है कि चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। के भाग में तोड़े हैं बउआ, एम चुंबकीय आघूर्ण है, एक है ना, एक चुंबक है, दो भाग में तोड़े हैं, तो M/2 हो जाएगा। प्रत्येक भाग का कितना, M/2, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़िए। हाफ एप्सिलॉन नॉट E² दिया है ऐसे, हाफ एप्सिलॉन नॉट E² आपको दिया है बुआ, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² ऐसे है। इसकी बीमा किस राशि के समतुल्य है, बताना है किसके इक्विवेलेंट होगा। तो आपको बताए थे विद्युत चुंबकीय तरंग में पढ़ाए थे वहां पर कि, है ना, चुंबकीय जो घनत्व होता है और विद्युतीय, है ना, ये दोनों का मान आपस में मैग्नेटिक डेंसिटी एक रहता है बुआ, एक इलेक्ट्रिक डेंसिटी होता है। ठीक है, दोनों का मान आपस में बराबर रहता है। तो कौन कौन सा हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट E² के बराबर कौन आ जाएगा बुआ, इसका बीमा किसके बराबर रहेगा बुआ। तो यहाँ पर B² डिवाइडेड बाई 2μ आपका आंसर हो जाएगा। B² डिवाइडेड बाई 2μ, B² डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा बुआ, 2μ, 2μ0 है, यहाँ देख लो μ0, यही हो जाएगा किसके बराबर, तो हाफ
एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बराबर। ठीक है, कौन सा आंसर आपका आया? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बराबर बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। कहाँ है वो 2? कहाँ गया? बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट लगता है, यही आपका आंसर है ना, ये हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, चलो जल्दी से बताना है, अगला क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट होती है, कौन दिशा में रहेगा, है ना, किस दिशा में रहेगा? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम, चलिए डायरेक्टेड फ्रॉम क्या होता है? तो दक्षिण से उत्तर दिशा, ध्यान रखना साउथ टू नॉर्थ हो, है ना, दक्षिण से उत्तर, ये आपका आंसर हो, इसमें याद ही रखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं करना है। हाँ ये बात है कि सब प्रोबेबल क्वेश्चन रहता है, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए पढ़िए जल्दी से, क्या इसका आंसर होगा? किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है हुआ, है ना, तो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो चलो इसको सोल्व करोगे तो एक्सरे से आ जाएगा आपका, सोल्व नहीं करना है यहाँ पर, एक्सरे बी आपका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन को चलो, ए है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? चलिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है बउआ, बड़ा होता है और उल्टा होता है। वास्तविक, बड़ा और उल्टा, कौन क्या दिया है? वास्तविक और बड़ा दिया है, हाँ सी आंसर हो जाएगा, वास्तविक बड़ा और उल्टा, सी आपका आंसर हो जाएगा बुआ। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, चलिए एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर है, तो बताइए क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, है ना, फोकस दूरी क्या आ जाएगा सर? जीरो। इस क्वेश्चन तो पीछे भी करवा दिए हैं बुआ। चलिए बताना है क्या रहेगा, है ना, एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर होता है। एक कॉन्वेक्स लेंस इज डिप्ड इन ए लिक्विड हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस, देन इट्स फोकल लेंथ बिकम कितना हो जाएगा बउआ? अनंत हो जाएगा। बी आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर अनंत रहेगा, अनंत हो जाएगा बउआ। अगला दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस होता है, दूरदृष्टि को आपको दूर करना है ना, तो कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? दूरदृष्टि। चलो जल्दी से बताओ, इसको तो बताना है, दूरदृष्टि, उत्तल लेंस, छोटा छोटे का उत्तल लेंस, ठीक है, अगला उत्तल लेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्यों, चलिए किसी प्रिज्म पर एक वर्णी प्रकाश की आपतित होने पर कौन सी घटना नहीं होती है? चलो जल्दी से बताओ तो इसका आंसर, चार को ऑप्शन दे रहे हैं। कहा गया कि एक वर्णी प्रकाश को प्रिज्म से गुजारेंगे तब कौन सी घटना नहीं होती है? कौन सी घटना होती है, ये यहां पर है, नहीं नहीं बउआ, कौन सी घटना होती है, नहीं को हटा देना है। हाँ चलिए, कौन सी घटना होती है बताइए जल्दी से। प्रिज्म से कोई प्रकाश को गुजार रहे हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट रहेगा। चलो कौन सी घटना होगा, तो सबसे पहले कहेंगे सर अगर प्रिज्म से गुजारते हैं तो डिस्पर्सन होता है, प्रिज्म से गुजारते हैं तो कुछ होता है बउआ, डिस्पर्सन होता है ना। लेकिन यहाँ देखिए आपको एक बात कहा गया, डिस्पर्सन मतलब जब प्रिज्मा से गुजारते हैं तो देखता है 7 रंग में टूट जाता है, जिसको कहते हैं वर्ण विक्षेपण। लेकिन यहाँ कहा गया मोनोक्रोमेटिक बउआ, एक वर्णी प्रकाश दिया है। ये सुनो, एक वर्णी मतलब एक ही रंग वाला है ना, रंग एक से ज़्यादा नहीं है। अब एक तब कहाँ से 7 रंग में टूटेगा, तो ये तो होबे नहीं करेगा, विचलन हो जाएगा बुआ, डेविएशन जाएगा, आधार की ओर मुड़ जाएगा, मतलब विचलित तो जरूर हो जाएगा। तो विचलन की घटना यहाँ पर लिख देना है। अब इसमें कहोगे कि सर वर्ण विक्षेपण तो होबे नहीं करेगा, अरे मोनोक्रोमेटिक नहीं बुआ, तो मोनोक्रोमेटिक कहने का मतलब होता है कि एक ही रंग का है। श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारते हैं तना 7 रंग में टूटता है, यह तो एक ही रंग में है ना, एक ही रंग है। चलिए तो आपका यहाँ पर विचलन हो जाएगा केवल। अगला क्वेश्चन, प्रकाश तंतु संचार निम्न में किस घटना पर? चलिए बताइए जल्दी से, ना आज ही पढ़ाए हैं, ऑप्टिकल, कल ही पढ़ाए थे, ऑप्टिकल फाइबर
ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना, है ना। प्रकाश तंतु जो ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है बताना है। तो बिल्कुल जिनका जिनका ये आ रहा है सब लोग सही है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, कौन सा है हुआ, तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा गया कि दो उन तरंगों के व्यतिकरण से उत्पन्न अधिकतम परिणामी आयाम होगा जिसे प्रकट किया जाता है। टू मैक्सिमम द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस टू इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स गिवन बाय, दो गो वेव दिले है, देख लें यहाँ पर नीचे ये जो दो गो दिया है ना वो इधर वेव है, तो आपको चाहिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड चाहिए, ए का मान सबसे अधिकतम। तो देखो ए का मान अधिकतम निकालने के लिए रूट में यहाँ कितना भाई पहलू दिया हुआ 4 था, 4 का स्क्वायर 16, जो यहाँ कितना दिया 3 था, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 9 25 का रूट कितना 5, 5 आपका आंसर हो जाएगा बुआ, बी आपका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, हाँ यहाँ है, तरंग का कलांतर तथा पथांतर के बीच क्या, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कलांतर और पथांतर के बीच क्या अंतर है ना, क्या संबंध होता है। तो देखिए क्या संबंध होता है, समझा रहे हैं। डेल्टा फाई जो होता है आपका बउआ, यहां समझो, डेल्टा जो फाई होता है आपका, ये होता है 2 पाई बाई लेमडा, 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स होता है, ध्यान रखना है। डेल्टा फाई को चाहिए तो लिख लेना है आपको कि डेल्टा फाई इसमें जो होता है आपका कलांतर होता है, कलांतर है ना, कलांतर रहता है, फिर डिफरेंस रहता है, यही पाथ डिफरेंस रहता है, पथांतर रहता है डेल्टा एक्स। तो डेल्टा फाई बराबर 2 पाई डिवाइडेड बाई लेमडा इंटू डी एक्स या डेल्टा एक्स। क्लियर है। चलिए इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया था तो वैल्यू आपको ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, हाँ जल्दी से कमेंट करो तो इस पर कमेंट कीजिए तेजीपूर्वक। कहता है कि मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में होती है, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई इन मिनट। चलो रिजॉल्विंग पावर बताना है, रिजॉल्विंग पावर बताना है, ह्यूमन आई का रिजॉल्विंग पावर। चलो जिनका जिनका ये है सब लोग सही हैं बउआ, ये वाले सब लोग सही हैं। ये रहेगा रिजॉल्विंग पावर, ये रहेगा 1/160 है ना। आर्क मिनट होता है, ठीक है, आर्क मिनट। तो चलिए ये आपका आंसर 1/, नहीं 1 मिनट, एक होगा बउआ, 1/, नहीं 1 होगा केवल, 20 का आंसर हो जाएगा, 1 रहेगा, एक होगा आपका, ठीक है, 1 रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन को, चलिए अगला क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन में डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का वैल्यू, तो ढेर मनी वैल्यू होता है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का, वो सब लिखवा दिए हैं कॉपी में, उसको याद कर जाना है ना। लेमडा बराबर, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लेमडा बराबर हो जाएगा H/P, अगला H/m भी है ना, अगला में m भी है, P बराबर m भी सुनवे किया है, हाँ अगला में ए यहाँ पर है H बराबर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखेंगे तो H/√में 2km है ना, ऐसा। लेकिन ये भी नहीं मिला, काइनेटिक एनर्जी बराबर ई भी नोट होता है। तो यहाँ जो आपका आंसर आ जाएगा बउआ कुछ इस तरह वाला आंसर रहेगा, देख लो, लेमडा बराबर H/2km था बउआ, तो ई भी नोट इंटू एम रूट में रहेगा। ई के स्थान पे क्यों दिया है, तो EVM है ना, ई भी नोट या EVM है ना, 2 EVM सब रूट में रहेगा। क्लियर है, तो ये आपका हो जाएगा। चलो मॉडर्न फेज के पहले चैप्टर में इसके बारे में डिटेल डिस्कशन किए हैं बुआ। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होता है। चलिए फिर से क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन कल भी आया था ये क्वेश्चन हो, हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होता है, बताइए न्यूनतम कोणीय संवेग क्या होता है। तो कोणीय संवेग बराबर एल बराबर जो होता है बुआ, कोणीय संवेग NIH/2 ऐसा, ठीक है। यहाँ से बताइए मिनिमम के लिए क्या करेंगे, n का मान 1 रख देंगे तो H/2 आपका हो जाएगा। तो H/2 कौन सा आपको दिया है, देख लो कौन सा ऑप्शन है, सी, तो सी आपका आंसर हो जाएगा बुआ। अगला क्वेश्चन आइए, कहा गया है कि किसी नमूने, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बुआ, ये पूछेगा ही पूछेगा, ना की बात नहीं है, पूछेगा ही पूछेगा। लाइक कर देना पहले वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, तेजी पूर्वक कमेंट करते जाइए। चलो कहा गया है कि किसी नमूने का परमाणु संख्या Z आपको दिया, द्रव्यमान A है, तो न्यूट्रॉन की संख्या बताना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आपको बताए थे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स A-Z होता है, नहीं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या रहता है बउआ, A-Z आपका आंसर। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में कहा गया कि नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशि कौन होता है, सब बुआ, सबके सब नाभिकीय अभिक्रिया में सब संरक्षित, आवेश है ना, कुल आवेश, रैखिक संवेग, कोणीय संवेग, सबके सब संरक्षित है, डी आपका आंसर रहेगा। चलिए डी हो गया है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं।
फैक्स का अर्थ क्या होता है बताइए, फैक्स का अर्थ बता सकते हो, ABCD करो जल्दी से, फैक्स का अर्थ बताइए जल्दी। फैक्स का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ फैक्स, ढेर सारा दिया, फैक्सिमल टेलीग्राफी दिया है वो बी, तभी आई इसका आंसर, जिनका जिनका भी है सब लोग सही है। फैक्सिमल टेलीग्राफी, फैक्सिमल टेलीग्राफी हो जाएगा बुआ। अगला क्वेश्चन को चलो, अर्धचालक को ठंडा किया जाता है, अर्धचालक को जब ठंडा करते हैं मतलब अर्धचालक के ताप को घटावेंगे, है ना, ताप बढ़ावे से प्रतिरोध बढ़ता है, ताप घटावे से प्रतिरोध घटता है चालक में, लेकिन अर्धचालक में उल्टा, ठंडा करेंगे मतलब ताप घटावेंगे तब प्रतिरोध बढ़ेगा, बढ़ेगा बुआ। ये आंसर आपका हो जाएगा, ये होगा, उल्टा नहीं चल इसमें चलता है। चलिए, यदि ट्रांजिस्टर के धारा नियतांक अल्फा और बीटा हैं तो ना, इफ करेंट कांस्टेंट ऑफ ट्रांजिस्टर आर अल्फा एंड बीटा, देन बताइए कौन सा इसमें सही है, कौन सा इसमें सही रहेगा वो वही बताना है आपको। हो गया, चलिए कमेंट किए बी सब लोग, तो बी जो कमेंट किया वो सही है, बी ग्रेटर देन 1 और अल्फा लेस देन 1, ये रहेगा आपका। क्लियर है। चलिए, कौन सा ऑप्शन मिला हुआ, बी आपका ऑप्शन मिल गया लगता है, बी ऑप्शन है, तो बी आपका टिक कर देना है। चलो अगला क्वेश्चन क्यों खत्म हुआ ही बुआ, एक साल और देख लो, 2017, चलिए 2000 है ना, 18 हम लोग देख रहे थे, 2017 देखेंगे। चलिए, ये कहा गया है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान कितना होता है। तब विद्युतीय तीव्रता, कोई आवेशित अगर चालक है हुआ तो चालक के अंदर कोई आवेश नहीं होता, ध्यान रखिएगा, है ना, तो आवेश नहीं रहेगा, कोई विद्युत बल रेखा नहीं रहेगा, सब जीरो इसका आंसर जीरो आपका रहेगा। क्लियर है बउआ, आंसर क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, आंसर जीरो हो जाएगा। क्लियर है, आंसर आपका हो जाएगा बउआ जीरो। चलो अच्छा, आई थिंक कि अब रहने देते हैं बउआ, बहुत लंबा चौड़ा वीडियो हो चुका है, नहीं तो इसको छोड़ देते हैं, 1.5 घंटा का हो गया है। आप आराम से इतना पहले देखिएगा, 2017 जो बचा हुआ वो अगला वीडियो हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो था।